ये वीडियो उन बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जो बस सिर्फ मेहनत 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 करना चाहते हैं एंड दे आर नॉट थिंकिंग ऑफ दिस कि अब उन्हें इस टाइम पर स्मार्ट वर्क करना चाहिए। कि कोई भी बच्चा, चाहे वो कितना भी ब्रिलियंट क्यों ना हो, चाहे वो कितना भी हार्ड वर्किंग क्यों ना हो, वो हमेशा उस बच्चे से पीछे रह जाता है जो स्मार्ट वर्क करता है। कम टाइम में भी अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकते हो, तो वो स्मार्टनेस क्या है? हेलो स्टूडेंट्स, देखो मैं वीडियो बनाने से पहले ही आप लोगों को एक अलर्ट देना चाहती हूँ। ये वीडियो उन बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जो बस सिर्फ मेहनत 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 करना चाहते हैं एंड दे आर नॉट थिंकिंग ऑफ दिस कि अब उन्हें इस टाइम पर स्मार्ट वर्क करना चाहिए। और जबकि द रियलिटी इज कि कोई भी बच्चा, चाहे वो कितना भी ब्रिलियंट क्यों ना हो, चाहे वो कितना भी हार्ड वर्किंग क्यों ना हो, वो हमेशा उस बच्चे से पीछे रह जाता है जो स्मार्ट वर्क करता है ना। और फिर आप जिस एरा में रह रहे हो, अगर आपको स्मार्टनेस नहीं आती तो फिर आप वर्थ नथिंग हो। और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज ये है बेटा कि अगर आपके अंदर स्मार्टनेस है, बोलते नहीं वेरी चालाक ब्रो, अगर आपके अंदर चालाकी है, अच्छी वाली चालाकी, तो आप अपने कम टाइम में भी अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकते हो। तो वो स्मार्टनेस क्या है जो कि मैक्सिमम बच्चे, चाहे वो आईआईटी का हो, चाहे वो जेई का हो, है ना, चाहे वो नीट का हो या फिर वो यूपीएससी का हो, सारे एस्पिरेंट ये टेक्निक का यूज करते हैं और वो अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर करते हैं। बट दैट टू उन्हें ये टेक्निक के बारे में पता भी होना चाहिए कि इसे कब अप्लाई करना है, कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे अप्लाई कर सकता है, ठीक है ना। तब जा करके आप अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर पाओगे और जो भी आपका सपना है अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी के टॉप नॉच कॉलेज में पढ़ने का, वो सपना आप पूरा कर सकते हो। बट उसके लिए आपको चाहिए सही गाइडेंस। तो अगर आपको सही गाइडेंस चाहिए तो आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक देखो और एंड में मुझे आप ये बताना कि आपको इस वीडियो का बेनिफिट मिला या नहीं, आपको ये जेन्युइन लगा या नहीं। और वो बच्चे जो कि इस वीडियो को देख रहे हैं, कोशिश करिए कि आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। जिन लोगों ने पढ़ा है, नहीं पढ़ा, आधा पढ़ा है, आधा छोड़ा है, सबके लिए ये इंपॉर्टेंट है वीडियो। तो आई थिंक यू शुड नॉट मिस इट। कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे कितना ही ब्रिलियंट क्यों ना हो, चाहे कितना ही डम क्यों ना हो, ये वीडियो उस हर एक बच्चे के लिए है जो सीयूईटी एग्जाम में स्कोर करना चाहता है और वो चाहता है कि वो प्रॉब्लम फेस ना करे। इवन व्हाट अबाउट सीयूईटी, मैं तो सिर्फ सीयूईटी की नहीं बोलूंगी, इट्स नॉट ओनली अबाउट सीयूईटी, इट्स अबाउट ऑल द एग्जामिनेशन जो भी कंपटीशन का है। अगर आप कंपटीशन के लिए जा रहे हो तो आप साइंटिफिक गेसिंग का टेक्निक यूज करो एंड दिस is a guarantee from all those teachers जो कि बड़े बड़े एग्जाम्स के लिए पढ़ाते हैं। वो आपसे बोलते हैं दिल खोल करके गेस वर्क करिए, बनिस्बत आपको ये पता हो कि आपको यहां पर इसको अप्लाई कैसे करना है। समझ में आ रहा है ना? तो अब आप ये चीज समझो बेटा कि आप मेरे से ये बोल सकते हो कि मैम साइंटिफिक गेसिंग क्यों लिखा आपने, है ना, ये एक ऐसा एक स्टीरियोटाइप वर्ड क्यों लेकर के नहीं आया, आपके तुक्का मार देते हैं। तुक्का मारना फनी लगता है ना तुक्का मारेंगे एग्जाम में, बट इसको ना थोड़ा सा एक प्रोफेशनल टर्म दे दिया हमने, साइंटिफिक गेसिंग। तो साइंटिफिक गेसिंग मतलब यहां पर साइंस लग रही है, मतलब तुक्के में साइंस लग रही है। आप समझ रहे हो, तुक्के में साइंस लग रही है मतलब आपने कुछ नहीं पढ़ा, आप एग्जामिनेशन हॉल में जाकर के बैठे, आप पूरे कोरा कागज हो और आप जाकर के क्वेश्चन पढ़ रहे हो, देख रहे हो ऑप्शंस, आप जय माता दी लेट्स रॉक करके आ रहे हो। दिस इज वन वे कि आपने कुछ नहीं पढ़ा हुआ है। दूसरा वो बच्चा है जो पढ़ करके गया हुआ है, वो एग्जामिनेशन हॉल में बैठा, कुछ क्वेश्चन में वो कंफ्यूज है, लेकिन अब उसे समझ में नहीं आ रहा है कि उसे ये टिक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो वो एलिमिनेशन सोच रहा है, या तो क्वेश्चन से एलिमिनेशन सोच रहा है, या तो ऑप्शन से एलिमिनेशन सोच रहा है, वो कोई ना कोई आंसर टिक करके आ रहा है। अब चांसेस है कि गलत भी हो सकता है आंसर, सही भी हो सकता है, बट वो क्या कर रहा है, वो गेस वर्क कर रहा है, वो तुक्का मार रहा है। लेकिन अगर ये तुक्का हम साइंस के अकॉर्डिंग मारे, जो साइंस कहती है कि हमें ये गेस वर्क करना चाहिए क्योंकि ये हमारे एग्जाम में हमें हेल्प कर सकता है, और ऐसा नहीं है, बहुत सारे एग्जाम में बच्चों को इसने हेल्प किया, मार्क्स दिलवाने में मदद करी, सो व्हाई नॉट यू? यू आर नॉट दैट डम ना, आपको स्मार्ट वर्क करना है तो स्मार्ट वर्क करो ना। तो एक तो वो बच्चे हैं जो उसको मजे में उड़ा देंगे, साइंटिफिक गेसिंग करनी है, पता नहीं कौन सी साइंस लग रही है गेस करने में, हम तो यूं ही गेस कर लेते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर यूं ही गेस कर लेते हो करो, 50 में से हो सकता है, अगर मान लो 40 क्वेश्चन नहीं सही हुआ, हो सकता है 30 सही हो जाए, हो सकता है 20 सही हो जाए, कुछ तो सही होगा ही। बड़े बड़े पॉपुलर टीचर्स बोलते हैं कि हाँ बच्चों को गेस करना चाहिए, जितना मन करे, जितना जम करके तुक्का लगा सकते हो लगाओ। दूसरे वो बच्चे होते हैं जो बड़े एक्साइटेड हो रहे हैं, और मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, ठीक है ना, थोड़ा मैंने पढ़ लिया था, थोड़ा मैं गेस वर्क कर करके आऊंगा, लेट्स सी कि मेरा पेपर क्या होता है क्या नहीं होता है, बट मेरे को काफी एक्साइटिंग लग रहा है ये कि क्या देखते हैं कि गेसिंग टेक्निक क्या हो सकती है, मैम क्या बताने वाली है, उसको मैं जरूर अप्लाई करूंगा क्योंकि भाई मैं तो जेनजी हूं, मेरे को तो स्मार्ट टेक्निक अप्लाई करनी है। और एक वो बच्चे हैं जो हमेशा रोते रहते हैं,
यार मैं बहुत ब्रिलियंट हूँ, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, लेकिन 5 क्वेश्चन रॉन्ग हो जा रहे हैं, मेरे -5 मार्क्स चले जा रहे हैं, है ना। तो वो बच्चों के लिए भी ये वीडियो है कि आप किसी भी स्टेज पे हो, किसी भी सिनेरियो में हो, आपको ये समझना जरूरी है दैट देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि आपके आंसर सही हो सकते हैं और आप अपने एग्जाम में अपने स्कोर को बढ़ा सकते हो। और हो सकता है कि जिस यूनिवर्सिटी के सिलेक्शन तक आप पहुंचते पहुंचते रह गए हो, आपके एक गेस वर्क की वजह से आप उस यूनिवर्सिटी में आराम से सिलेक्शन ले लो, ठीक है। बट यू शुड नो कि ये साइंटिफिक गेसिंग है क्या। देखो आप इसको समझो, आपका एग्जाम जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप है, यानी कि जब आप अपने एग्जाम के लिए जाओगे तो आपके एग्जाम में आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे, है ना। अब 2 ही चीजें होंगी, या तो ये क्वेश्चन आपको आता होगा या तो ये क्वेश्चन आपको नहीं आता होगा, ठीक है। नॉट नोन और नोन, अगर पता है तो भाई बहुत अच्छी बात है, लगा दो, क्योंकि पता है तो 3 ऑप्शन आपने फटाफट फटाफट हटाए और आपका आंसर आपको मिल गया और आपको यहां पर 5 नंबर मिल गए। बट व्हाट अबाउट दोस्त जिन्हें ना क्वेश्चन समझ में आ रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा, पढ़ा नहीं आपने क्वेश्चन, आपके लिए ये अननोन है। अब आप ये सोच रहे हो क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, क्या मैं ऑप्शन से एलिमिनेट करूं। अब आपने दिमाग चलाया, जैसे अब इंग्लिश की बात करूं मैं, वोकैबुलरी का क्वेश्चन है ना। एक सिनोनिम अगर आप पढ़ रहे हो, पॉजिटिव वर्ड है तो पॉजिटिव वर्ड का सिनोनिम पॉजिटिव, नेगेटिव वर्ड का सिनोनिम नेगेटिव, पॉजिटिव वर्ड का एंटोनिम नेगेटिव, नेगेटिव वर्ड का एंटोनिम पॉजिटिव। तो आपने देखा 3 वर्ड एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, एक वर्ड ऑड वन आउट जा रहा है, एलिमिनेट किया, आंसर निकाल दिया, ठीक। ये क्या है, ये गेस है। और ये साइंटिफिक टेक्निक है कि आपने देखा 3 नेगेटिव जा रहे हैं वर्ड और एक पॉजिटिव जा रहा है, आपको कुछ आइडिया नहीं था उस वर्ड का मतलब क्या है, लेकिन आपने 3 से एलिमिनेशन करके अपना आंसर निकाल दिया। आपको नहीं पता था और फिर भी आपने गेस वर्क से अपना क्वेश्चन किया है, इसको आप बोल रहे हो कि ये क्या है, ये आपका एक्चुअली में तुक्का लगाना है। बट इस बार आपने जो तुक्का लगाया है ना, वो आपने तुक्का सिर्फ एम ही नहीं लगाया, आपने दिमाग चला करके लगाया, ठीक है ना। आपने ऑड वन आउट वाली साइंस लगाई, और जब आपने ऑड वन आउट वाली साइंस लगाई तो आपका आंसर निकल आया। यही साइंटिफिक गेसिंग है और कुछ नहीं है। अब मैं बोलती हूं कि बच्चे पूछते हैं कि मैम किसको तुक्का लगाना चाहिए, तो मैं बोलूंगी भाई तुमने कुछ नहीं पढ़ा है तो तुम्हारी तो बल्ले बल्ले है भाई, 50 क्वेश्चन है, 50 में तुक्का लगा हुआ, कोई ना कोई तो सही हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो नंबर मिल जाएंगे, खुश रहोगे। वो बच्चे जिन्होंने प्रैक्टिस करी है, कुछ प्रैक्टिस नहीं करी है ना, कुछ जैसे मान लो 50 क्वेश्चन आपने किए, 30 क्वेश्चन आपने वहां पर लगाए जो आपको अच्छे से आते थे और 20 क्वेश्चन आपने गेस वर्क से किए, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी है कि 20 में से कुछ क्वेश्चन तो सही हो जाएंगे। अगर मैं 5 भी क्वेश्चन को लेकर के चलूं, उन 5 क्वेश्चन में से मान लो एक क्वेश्चन भी आपका करेक्ट हो रहा है, तो प्रोबेबिलिटी है ना कि 4 क्वेश्चन मान लो आपके गलत भी हो गए। बट एक क्वेश्चन अगर 5 नंबर का था और एक क्वेश्चन में आपको 5 नंबर मिल गया और 4 क्वेश्चन आपके गलत हो गए, तो वो जो 5 नंबर आपको मिला है और जो 4 नंबर आपके चले गए, उसमें से भी तो आपको 1 मार्क्स का गेन हुआ। अब यहां पर परेशान होते हैं वो बच्चे जो कि बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट है। दे थिंक ऑफ दिस, मैम मैं 1 मार्क्स का भी रिस्क नहीं ले सकता, मैम बहुत दिक्कत हो रही है, मैम टेंशन हो रही है, मैम क्या करेंगे, मैम नहीं समझ में आ रहा है, मैम गेस वर्क से कोई फायदा होगा या नहीं होगा। तो गेस वर्क कैसे लगाना है वो मैं आपको बताने वाली हूं। लेकिन अगर मैं बोलूं आपने कुछ पढ़ा है, आपने नहीं पढ़ा है, आपकी आधी प्रैक्टिस हुई, आधी प्रैक्टिस नहीं हुई, आधा आता है, आधा नहीं आता है, बड़े बड़े टीचर्स का ये कहना है कि भाई जमकर तुक्का लगाओ, बहुत सारे बच्चों ने तुक्का लगाया है, उनको इसके मार्क्स मिलते हैं और उसको बेनिफिट में आप देखोगे ही देखोगे। बट वही होता नहीं है, नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है, जैसे हम बोलते हैं ना, वैसे ही आपको इस साइंटिफिक गेसिंग को भी एग्जाम में अप्लाई करने के लिए आपको ये साइंटिफिक टेक्निक पहले यूज करनी पड़ेगी। सो अगर आप साइंटिफिक टेक्निक को यूज कर पा रहे हो तभी आपको फायदा मिलेगा, अदरवाइज नहीं। अब साइंटिफिक टेक्निक कैसे आप अप्लाई करोगे, इसके लिए 2 चीजें आपको जरूरी है। मतलब कौन कर सकता है, एक तो वो बच्चा जिसकी रीडिंग स्किल्स अच्छी हो। अगर आपकी रीडिंग स्किल्स नहीं अच्छी हैं तो फिर आप तो जय माता दी लेट्स रॉक करके आओगे जो स्टूडेंट ऑफ द ईयर में करके आया था। किस्मत अच्छी हुई तो मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं हुई तो फेल। लेकिन वो बच्चा जिसकी रीडिंग स्किल्स अच्छी है, वो क्वेश्चन को समझ रहा है, ऑप्शन को समझ रहा है, वो कोशिश कर रहा है एलिमिनेशन करने का कि कुछ ऑप्शन निकल जाए कि ये तो नहीं हो सकता, ये इसलिए पॉसिबल नहीं है, ये किसी और रीजन की वजह से पॉसिबल नहीं है, तो वो एलिमिनेशन कर रहा है। या फिर वो अप्लाई कर पा रहा है, उसके अंदर कैपेबिलिटी है अप्लाई करने की, कुछ ट्रिक्स आपने पढ़ रखी थी, किसी और क्वेश्चन की ट्रिक इसमें अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हो, देख रहे हो कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है, जा सकता है कि नहीं जा सकता है, तो वो चीज कर रहे हो। तो रीडिंग स्किल्स आपका खेल है, कैपेबिलिटी ऑफ अप्लाइंग मैं आपको यहां पर सिखाने वाली हूं, इसीलिए मैंने बोला वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको क्लैरिटी मिले। अब आप पहले समझो कि प्रोबेबिलिटी क्या है सक्सेस की साइंटिफिक गेसिंग की, क्योंकि जो बच्चा सबसे ज्यादा पढ़ करके गया वही सबसे ज्यादा घबराया हुआ होगा कि मैम मैं करूं गेस वर्क या ना करूं।
अब देखो प्रोबेबिलिटी की अगर हम बात करें, अगर आप किसी भी क्वेश्चन को देखते हो और आपको क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको कुछ नहीं पता क्वेश्चन के बारे में, फिर भी 25% प्रोबेबिलिटी है उस क्वेश्चन के सही होने की। और अगर मान लो आपने कोई एक ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया, 3 ऑप्शंस बचे, तो अब आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ करके कितनी हो गई? 33%। आपने एक और ऑप्शन किसी ना किसी गेस वर्क से अगर एलिमिनेट करके लगा दिया तो आपका एक और ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, अब 2 ऑप्शंस बचे आपके पास, अब आपके आंसर सही होने की प्रोबेबिलिटी कितनी बढ़ गई? 50%। ठीक है, और अगर आपने तीनों ही ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, चाहे क्वेश्चन पढ़ करके चाहे ऑप्शन पढ़ करके, तो फिर तो आपका बेनिफिट ये है कि आपका आंसर सही हो गया। और अगर आपका आंसर सही हो गया तो बल्ले बल्ले, खुश हो जाओ, 5 नंबर मिल रहा है, एक क्वेश्चन करने में 5 नंबर मिल रहा है। एनटीए बेवकूफ नहीं है, एनटीए पागल नहीं है, एनटीए बहुत सोच समझ करके पेपर बनाता है। क्यों रखी गई माइनस मार्किंग? माइनस मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग उन बच्चों के लिए नहीं रखी गई है जो ब्रिलियंट हैं। आपके साथ कोई खेल नहीं खेल रहा है एनटीए, आपके साथ परेशान करने के लिए, आपको फ्रस्ट्रेट करने के लिए नहीं बैठा है कि मैं नेगेटिव मार्किंग कर दूंगा इसकी, नहीं। वो तो नेगेटिव मार्किंग सिर्फ इस वजह से करी जाती है कि कोई बच्चा जो ऐसा ही पेपर देने के लिए चला गया है उसके ज्यादा मार्क्स आने के चांसेस ना बढ़ जाएं। अब सोचो ना, जो पढ़ करके गया है वो वही क्वेश्चन कर रहा है जो उसे आते हैं, है ना, और जो बच्चा नहीं पढ़ करके गया है वो सारे क्वेश्चन कर रहा है। अब किस्मत अच्छी है, उसके 50 में से 40 क्वेश्चन सही हो गए, 200 नंबर आ गया। वो बच्चा जो पढ़ के गया था वो 30 क्वेश्चन ढंग से अटेम्प्ट करके आया, उसके 150 नंबर आए। ठीक है ना, तो नेगेटिव मार्किंग सिर्फ इसलिए बनाई गई थी ताकि जो पर्सन मेहनत नहीं करके गया है, एफर्ट्स नहीं करके गया है, पढ़ाई नहीं करके गया है, उसको हम निकाल सके कि वो गेस वर्क में हासिल ना हासिल कर ले। समझ में आ रहा है ना? अब इस चीज को समझो, लॉजिकली भी आपको हेल्प करेगा। देखो, अगर मान लो आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चन आते हैं? 50 क्वेश्चन आते हैं, हर क्वेश्चन 5 नंबर का होता है, तो अगर 50 में से 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो आपके 250 नंबर आने। समझ रहे हो ना? अब मान लो कोई XYZ यूनिवर्सिटी है जिसमें आपको पास होने के लिए 200 नंबर चाहिए, तो 200 नंबर के लिए आपको 50 में से कितने नंबर लाने? 200। 50 में से आपको 40 क्वेश्चन करेक्ट करने पड़ेंगे, तब जाकर के आप 200 नंबर ला पाओगे। समझ रहे हो? तो जब तक आप 40 क्वेश्चन करेक्ट नहीं करोगे तब तक आपके 200 नंबर नहीं आए। अब ये यूनिवर्सिटी कह रही है चलो कोई बात नहीं, तुम 190 to 200 के बीच में भी मार्क्स ले आओ तो भी दैट विल बी ओके, टोटली फाइन। समझ आ रही है? टोटली फाइन है, कोई दिक्कत नहीं है। आप 190 में से 200 मार्क्स भी ले आओ तो भी हम तुम्हें एडमिशन दे देंगे। तो अब एक बच्चा है, वो अपनी जिद पे अड़ा हुआ है कि भाई मेरे को अगर सही क्वेश्चन आते होंगे तो ही मैं करूंगा, अगर मेरे को सही क्वेश्चन नहीं आते होंगे तो मैं नहीं करूंगा। नाउ सपोज उस बच्चे को हुआ क्या, मतलब 35 क्वेश्चन उसको एकदम अच्छे से आते थे, पेपर में बहुत अच्छे से आते थे, एकदम सॉलिड वाले आते थे। तो अब चलो 36 कर लेते हैं, 36 क्वेश्चन उसे अच्छे से आते थे, सपोज ऐसे समझ लो। ठीक, तो इसने क्या किया, 36 क्वेश्चन अच्छे से करना था इसको, 5 6 30, 5 3 15 और 3 18। तो 36 क्वेश्चन करके ये 180 नंबर ले आया। लेकिन यूनिवर्सिटी में पहुंचने के लिए आपको कितने नंबर चाहिए? 190 से 200, तो आप तो वैसे ही फेल हो गए। आप बचे हुए 15 में अपना ऑड वन आउट का खेल इसलिए नहीं खेल रहे थे, गेस वर्क इसलिए नहीं कर रहे थे कि आपको डर लग रहा था कि ऐसा ना हो कि मैं माइनस में चला जाऊं, फिर तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। बट आप ऐसे सोचो ना, आप वैसे भी अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में तो जाने के लायक नहीं रहे ना, क्योंकि आपके नंबर कितने आ रहे हैं? 180, और आपको चाहिए कितने? 190 से 200। समझ आ रही है? आपको कितने मार्क्स की जरूरत है? 10 या 20 मार्क्स की। अब आप इसको समझो कि जब आप यहां पर गेस वर्क करोगे तो आपको क्या बेनिफिट मिल सकता है, या क्या प्रॉफिट या क्या गेन हो सकता है। समझ में आ रही है? लेट्स गो फॉर दिस, बट मेक श्योर कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो। ठीक है ना? अगर आपके पास प्रैक्टिस के लिए कोई कंटेंट नहीं है, आपको PYQ चाहिए, आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस चाहिए, आपको इंपॉर्टेंट रूल्स चाहिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज चाहिए, तो आपको ब्रह्मास्त्र में मिल रहे हैं। इवन अगर आप Y484 कोड यूज कर लोगे तो ये ब्रह्मास्त्र 100 रुपए का नहीं, आपको 65 रुपीज में सब कुछ प्रोवाइड कर देगा। तो जाओ आप करियर अड्डा की ऐप पर क्रैश कोर्स वाले सेक्शन में, ठीक है ना, आपको ई बुक में ब्रह्मास्त्र मिल जाएगा। जरूर से जरूर आप इसे लो, इसको प्रैक्टिस करो। अब आप थोड़ा सा इसको समझो बेटा इन डिटेल। सपोज आपने 50 में से 35 क्वेश्चन किए जो आपको बहुत श्योरिटी से आते थे कि आपके वो सही है, लेकिन आपने कहा 5 और अगर अटेम्प्ट कर लूं, बट मैं श्योर नहीं हूं कि वो मेरा सही होगा या नहीं होगा, तो हम प्रोबेबिलिटी पे बात कर लेते हैं। सपोज ये 5 क्वेश्चन थे, आपने 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा और अटेम्प्ट कर लिए कि चल 40 तक अटेम्प्ट कर लेता हूं कि 200 नंबर की प्रोबेबिलिटी बन जाती है, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब देखो आपने क्या किया। पहली चीज तो आपने पांचों के पांचों क्वेश्चंस किए, अगर पांचों गलत हो गए तो ऑब्वियसली आपका -5 मार्क्स आएगा।
बट ये हम एक्सट्रीम की तरफ जा करके लेंगे, क्योंकि मैं अभी आपको ट्रिक्स बताऊंगी कि कौन कौन सी ट्रिक्स आपको अप्लाई करनी है। बट सपोज अगर आपका एक क्वेश्चन भी सही हो गया, आपको इसके 5 नंबर मिले, आप क्योंकि आपके एग्जाम में हर सही क्वेश्चन के लिए +5 मार्क्स और हर गलत क्वेश्चन के लिए -1 मार्क है ना, और अगर आपको आता ही नहीं, आपने छोड़ दिया तो 0 नंबर है। तो अब सपोज आपने ये अटेम्प्ट किया था, ये अटेम्प्ट किया था, ये अटेम्प्ट किया था, ये अटेम्प्ट किया था, आपके 4 नंबर चले गए, है ना, माइनस कर दो, तो भी आप कितने मार्क्स के प्रॉफिट में हो? 1 मार्क्स में। ये मैं एक्सट्रीमिटी की तरफ बता रही हूँ कि आपका सिर्फ एक क्वेश्चन करेक्ट हुआ। अगर 2 क्वेश्चन करेक्ट हो गए तो आपको 10 नंबर मिलने चाहिए थे, बट 3 गलत हो गए तो 7। आपके 3 क्वेश्चन करेक्ट हो गए तो 15 में से 2 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा? 13। अगर आपके 4 क्वेश्चन करेक्ट हो गए तो आपको 20 नंबर मिल गए, और 20 में से 1 मान लो चला भी गया तो कितने नंबर? 19। ये सिर्फ 5 क्वेश्चन करने पे। अभी बचे हुए आपके पास 10 क्वेश्चन और हैं, तो आप अपने क्वेश्चन की करेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी को बढ़ा सकते हो। ये थॉटफुली सोचो, आपको समझ में आएगा कि लॉजिकली तो ये सही है ना कि अगर मैं 1 मार्क्स के प्रॉफिट पे हूं तो ठीक है, बट फिर वही चीज कि जिस भी बच्चे को अगर एलिमिनेशन अप्लाई करना है, गेस करना है, तो ही शुड गो फॉर दिस पर्टिकुलर साइंटिफिक मेथड कि कब एक्सट्रीमिटी आएगी, कब लेसन वाला फॉर्म आएगा, कब मुझे ऑड वन आउट करना होगा। जैसे मैंने अभी सिनोनिम एंटोनिम का आपको ऑड वन आउट बताया, ऐसे ही देयर आर मोर टेक्निक्स टू गो फॉर ऑड वन आउट। पहला तो आप आइडेंटिफाई करो, है ना। आप जब भी जाओगे तो यू शुड स्पॉट क्लियरली इनकरेक्ट ऑप्शन यूजिंग लॉजिक, चाहे तो कॉन्टेक्स्ट क्लूज में चले जाओ आप, है ना, या फिर आप एक्सट्रीम लैंग्वेजेस पैटर्न पे चले जाओ। कुछ ना कुछ कोर टेक्निक्स में आपको क्वेश्चन पढ़ करके समझ में आएगा या ऑप्शन पढ़ के समझ में आएगा कि ये तो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स चीज के बारे में बात कर रहे हैं, इसका तो कोई रेफरेंस ही नहीं है। जैसे मान लो एक फिल इन द ब्लैंक्स हम कर रहे हैं, वो पूरा का पूरा फिल इन द ब्लैंक्स नेगेटिव टोन में दिया गया है, और उसका कोई एक ऑप्शन जो दिया गया है वो पॉजिटिव है। अब आपको ये तो पता है पॉजिटिव ऑप्शन तो उसमें किसी भी हाल में आएगा ही नहीं, क्योंकि पूरा टोन ही सेंटेंस का नेगेटिव जा रहा है, तो आपने पॉजिटिव ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया। 33% की पॉसिबिलिटी में आ गए हो आप आपके करेक्ट होने की। दूसरा कहता है, दूसरा आपके पास चीज ये होती है कि बेटा रिमूव रॉन्ग चॉइसेस सिस्टमेटिकली। जैसे 4 ऑप्शंस हैं, आपने 2 ऑप्शंस एलिमिनेट किए कुछ और सोच करके। जैसे आपने कोई ऐसा थॉट लगाया कि यार मेरे को पार्ट ऑफ स्पीच की जरूरत है, आर्टिकल के बाद हमेशा नाउन आता है तो एडजेक्टिव और एडवर्ब तो आएगा ही नहीं, क्योंकि आर्टिकल के जस्ट बाद हमें किसकी जरूरत होती है? नाउन की। बाद में अगर और कोई वर्ड्स दे रखे होंगे तो हम सोचेंगे। तीसरा, आप इंप्रूव कर रहे हो अपने ऑड्स को, आप एलिमिनेट कर रहे हो जस्ट 2 ऑप्शन, डबल योर गेसिंग एक्यूरेसी, कि आपकी एक्यूरेसी क्या हो जाए? डबल। तो फिर आप कोई और टेक्निक लगा रहे हो कि मैंने क्या पढ़ रखा था यहाँ पर, ठीक है ना, कि इस वर्ड का मतलब क्या हो सकता है, इस वर्ड की कॉमन कौन सा है, कौन सा मैंने ज्यादा सुना है, और अगर मैंने ज्यादा सुना है तो वो किस सेंस में यूज होता है, और सेंटेंस क्या कह रहा है। अगर वो सेंस आप एलिमिनेट कर पा रहे हो तो फिर आप अपना आंसर आराम से निकाल लोगे। ये कोर टेक्निक है कि आप एक एक ऑप्शन धीरे धीरे अलग अलग थॉट्स के साथ एलिमिनेट कर रहे हो। बट और क्या लॉजिक हो सकते हैं? तो एक लॉजिकल ट्रिक होती है एक्सट्रीम वर्ड्स की। जनरली ऑलवेज एंड नेवर जब एमसीक्यूज में दिए जाते हैं तो वो इनकरेक्ट ऑप्शन के, तो ये टीचर की साइकोलॉजी है पेपर बनाने की। जब ऑलवेज और नेवर वाले ऑप्शन वो आपको देता है ना, ऑलवेज टू, जैसे असर्शन रीजन का क्वेश्चन आया, दिस विल ऑलवेज राइट, दिस विल नेवर राइट, है ना, ऐसे करके अगर ऑप्शन दिए गए होते हैं तो आप उनको ऑड वन आउट कर सकते हो। दूसरा, ऑप्शंस सिमिलैरिटी, जैसे आपको 2 ऑप्शंस बहुत क्लोज टू लग रहे होंगे और 2 ऑप्शंस ऐसे पता नहीं कहां से दिए गए होंगे, तो जानबूझ करके जब 2 ऑप्शंस आपको बहुत क्लोज दिए गए होते हैं तो उसमें से कोई ना कोई एक करेक्ट होता है। तो जो टीचर होता है वो जानबूझ करके 2 ऑप्शन सिमिलर इसलिए देता है क्योंकि उसको लगता है बच्चा इन दोनों में कंफ्यूज होगा। मैं आपको इंग्लिश के एस्पेक्ट में बताती हूँ, है ना। मैंने कहा कि किसी घाटी में चली गई मैं, वहां पर मुझे बहुत सारी पेड़ पौधे दिखाई दे रहे थे, तो वहां पर बहुत लग्जरियस या लग्जरेंट फ्लोरा फौना था। अब आपको पता है दोनों ही एडजेक्टिव है, आपको लग्जरियस का मतलब तो पता है लेकिन लग्जरेंट का मतलब नहीं पता। एडजेक्टिव है तो आपको लग रहा है ना बाकी ऑप्शंस एलिमिनेट कर देते हैं, ये क्लोज टू ऑप्शन है मतलब इन दोनों में से आंसर होगा। अब अगर आप एलिमिनेट करना चाहते हो तो आप दिमाग ऐसे चला सकते हो, पेड़ पौधे पैसे वाले तो नहीं हो सकते, तो लग्जरेंट आंसर होगा। समझ रहे हो ना? तो ये आपका एलिमिनेशन प्रोसेस है। तो 2 सिमिलर ऑप्शंस अगर आपको कभी भी दिए गए हो तो समझ जाना कि उन दोनों में से ही कोई एक करेक्ट आंसर होगा, तो आपके आंसर सही होने की प्रोबेबिलिटी
50% हो गई यहाँ पर। लेंथ ट्रिक पे भी जा सकते हो आप। तीसरी ट्रिक, लॉन्गर मोर स्पेसिफिक ऑप्शन टेंड टू बी करेक्ट। जब जब बहुत डिटेल में कोई आंसर लिख करके दिया गया होता है ना, ऑल द ऑप्शंस आर ट्रू, ऑल ऑफ द अबव, पूरे पूरे पेपर में आपको एक जगह पर ऑल ऑफ द अबव दिख रहा है ना, या फिर कुछ डिटेल में ऑप्शन दिया गया है, सो ज्यादातर पॉसिबिलिटी, क्योंकि भाई अगर सारे ऑप्शंस ऐसे हैं जो ट्रिकी हैं, तो थोड़ा सा जो स्पेसिफिकेशन की तरफ जा रहा है, जो ज्यादा डिटेलिंग कर रहा है, ज्यादा अच्छे से करेक्ट समझ में आने के लिए टीचर ने लिखा हुआ है, तो वो इसलिए लिखा होता है कि वो आंसर करेक्ट हो सकता है। मैक्सिमम केसेस में ऐसा देखा भी गया। सो अगर लेंथ में आपको कोई ऑप्शन ऐसा दिखाई दे रहा है जो बहुत डिटेल में लिखा गया, तो समझ जाना वो आपका आंसर है। या फिर आप अप्लाई कर सकते हो क्वेश्चन, ठीक है, कि मतलब मैं ये ट्रिक्स को अप्लाई करके देख लेता हूँ, बाकी पूरा प्रैक्टिस का खेल है। पहले मैं क्या करूंगा या क्या करूंगी, मैं पहले अपने एग्जाम से पहले एग्जाम दूंगी, तो जब मैं एग्जाम से पहले एग्जाम दूंगी तो मैं ये लॉजिक्स अप्लाई करने की कोशिश करूंगी कि अप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही है। अप्लाई करूंगी, एलिमिनेशन करूंगी और दोनों में से एक टिक कर दूंगी। तो आई हैव टू चेक फॉर माय पॉसिबिलिटीज कि मेरा आंसर करेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जब बोलते नहीं कि जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको रिजल्ट मिलेगा। तो कोई भी चीज, जैसे अगर आप हाईवे पे एक्सपेरिमेंट करने चाह रहे हो कि गाड़ी उछालेंगे, तो आपने पहले प्रैक्टिस तो करी हो। बाइकर्स क्या करते हैं, प्रैक्टिस किए हुए होते हैं ना, तो आपको भी प्रैक्टिस करनी है। ठीक, इंग्लिश में जैसे आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ग्रामर लॉजिक के लिए जा सकते हो। अरे मैंने सुना नहीं है, ये अच्छा नहीं लग रहा है। कई बार अच्छे नहीं लगने वाले, फीलिंग करेक्ट नहीं आ रही है वाले आंसर्स भी आपके क्या हो जाते हैं, करेक्ट। जैसे मैंने बोला कि अर्थक्वेक को, द अर्थक्वेक वाज हर्ड। अब अर्थक्वेक को कोई कैसे सुन सकता है, फीलिंग नहीं आ रही है, हर्ड सही लग रहा है, चलो टिक कर देते हैं। तो फीलिंग सही आ रही है, वो वाला आंसर भी कई बार आपका क्वेश्चन करेक्ट करवा देता है। या फिर आप लॉजिकल कंसिस्टेंसी की तरफ जाओ, दैट मींस यू मेक टू मेक श्योर ऑफ दिस कि आप इंश्योर करो वो ऑप्शंस जो कि अलाइन कर रहे हो, है ना। जैसे आपका एक पैसेज दिया गया, उसके ऊपर बेस कोई क्वेश्चंस दिए गए हो, तो वो अलाइनमेंट की तरफ जा रहे हो। अलाइनमेंट मतलब रिलेटेबल हो, कुछ कॉन्टेक्स्ट क्लूज आपको मिल गए। जैसे हिस्ट्री भी करोगे आप, साइंस भी करोगे आप, तो उसमें भी आता है ना, एक पैसेज आ गया, उसके ऊपर बेस क्वेश्चन दे दिए, सर्च एंड रीजन के क्वेश्चन हो गए, तो फिर आप उसमें कॉन्टेक्स्ट क्लूज की तरफ जाकर के एलिमिनेशन करो, है ना। या फिर आप ग्रामेटिकली इनकरेक्ट और इलॉजिकल ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो, जो कि आपको ऑब्वियसली हेल्प करने वाले टू गेट द बेस्ट ऑप्शन। मेक श्योर कि अगर आप बहुत ज्यादा अच्छे बच्चे हो और आप एक्सट्रीमली कंफ्यूज हो चारों के चारों ऑप्शंस में कि मेरे से तो एक भी नहीं समझ में आ रहा, कहां से XYZ दिया गया है, आउट ऑफ द बॉक्स जा रहा है, तो आप गेस मत करो। बट अगर आपको लग रहा है कि कोई भी ऑप्शन ऐसा है आपका जो आप ऑड वन आउट से, एक्सट्रीमिटी से, है ना, या फिर दो सिमिलर ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हो, गो एंड डू द गेस। बट मेक श्योर कि आपने एग्जाम से पहले एग्जाम दे करके ट्रिक्स अप्लाई करी हुई हो। राइट नाउ आप एक एग्जाम्पल भी ले सकते हो, जैसे यहां पर देख लो, ये क्वेश्चन दिया गया ना, द ऑथर स्टोन इन द पैसेज, सपोज ऐसा कोई क्वेश्चन दिया गया, तो कंप्लीटली बायस्ड, एक्सट्रीमली इमोशनल, एंटायरली सपोर्टिव, बैलेंस्ड एंड एनालिटिकल। अगर एक्सट्रीमली, एंटायरली बहुत एग्जैजरेट करके बोल रहा है ना वो एक्सट्रीमली और नेवर वाले स्टेटमेंट्स को, तो एग्जैजरेटेड ऑप्शन हमेशा आप एलिमिनेट कर सकते हो। ऑड वन आउट करो ना, सबसे कम एग्जैजरेटेड कौन सा है, गो फॉर दिस आंसर। दिस इज जस्ट वन थिंग जो आप अप्लाई कर सकते हो, है ना। ऐसे ही क्या होता है ना, जैसे आपको क्वांट्स का दिया गया, रीजनिंग का कोई क्वेश्चन दिया गया, तो सबसे ज्यादा और सबसे कम, लोएस्ट वैल्यू, वो आप एलिमिनेट कर सकते हो। बीच में जो आपको दो छोटे छोटे ऑप्शन दिए गए ना, उसको आप चूज कर सकते हो। उनमें से कोई एक 50% प्रोबेबिलिटी होगी कि वो आपका सही हो सकता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि आप अगर जा रहे हो गेस वर्क करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, जाओ, जमकर आप अपनी साइंटिफिक गेसिंग लगाओ, लेकिन उससे पहले आप प्रैक्टिस पे बहुत अच्छे से हो, इस चीज का आप खास ख्याल रखो। और प्रैक्टिस इज समथिंग विच इज रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। आप रेगुलर MCQ प्रैक्टिस करो, ये पहली चीज है जो नीडेड है, जिसमें आप गेस वर्क बार बार अप्लाई करने की कोशिश करोगे तो यू विल गेट एन आइडिया कि किसमें आप कर सकते हो, किसमें नहीं कर सकते हो। दूसरा, आप रॉन्ग ऑप्शंस को एनालाइज करना सीखो, वो तभी होगा जब आप मॉक टेस्ट दे रहे होगे। तीसरा, आप ट्रेन करो अपने आप को रैपिड एलिमिनेशन के लिए, ये भी आप प्रैक्टिस में ही सीखोगे। और ये किस चीज की प्रैक्टिस में सीखोगे, जब आप मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कर रहे होगे। और अगर आप इंग्लिश की बात करो, सो यू शुड बी कंसिस्टेंट एट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्योंकि ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको बाकी सब्जेक्ट में भी मदद करेगा, ठीक है। आप जब भी मॉक टेस्ट देने बैठो, एग्जाम से पहले एग्जाम देने बैठो, एग्जामिनेशन हॉल में भी यही करोगे, तो वो क्वेश्चन करो सबसे पहले जो आपको सबसे अच्छे से आते हैं। फिर आप वो क्वेश्चंस करो जिसमें आपको लगता है कि आप टाइम दोगे, पढ़ोगे तो आपसे हो जाएंगे, जैसे कि पैसेज के क्वेश्चन हो गए, रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन हो गए, ठीक है ना, फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन हो गए। फिर लास्ट में वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो आपको जो आते नहीं, जैसे कि विकैबुलरी का क्वेश्चन, एक आउट ऑफ द बॉक्स
एक एडवांस वोकैबुलरी आ गई। अब आपने कुछ रेफरेंसेस से वोकैबुलरी याद करी हुई थी जिसमें आपको ये वर्ड नेगेटिव सेंस में लग रहा है, ये पॉजिटिव सेंस में लग रहा है, तो उसमें आप एलिमिनेशन करो, उनको आप लास्ट में अटेम्प्ट करो। और ये सेम ट्रिक आप कहाँ अप्लाई करो? मॉक टेस्ट में, ताकि आप लोगों को हेल्प हो और आप ये दिमाग लगा पाओ कि मैं कैसे इस ट्रिक को अप्लाई कर सकता हूं। बिलीव मी, इट वर्क्स, बहुत अच्छे से वर्क करती है ये, क्योंकि सच कह रही हूं मैं खुद की बात नहीं कर रही, मैं ये नीट, जेई, यूपीएससी के बड़े बड़े टीचर्स की बात कर रही हूँ और स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ जो सच में अपना गेस वर्क करके एग्जाम क्वालिफाई करके आए हैं और अपनी ड्रीम को जी रहे हैं, ठीक है। बट वही चीज है कि अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे इसकी भी तो कहीं ना कहीं आप फेल होगे, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू नो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो गो एंड गिव मॉक टेस्ट, जो कि आपको करियर्स अड्डा की ऐप पर मिल जाएंगे। चाहे साइंस के साथ लैंग्वेज आपको डोमेन लैंग्वेज जीएटी चाहिए, चाहे आपको कॉमर्स के साथ लैंग्वेज जीएटी चाहिए, या सिर्फ लैंग्वेज जीएटी चाहिए, या ह्यूमैनिटीज के साथ लैंग्वेज जीएटी चाहिए, यू विल गेट ऑन करियर्स अड्डा ऐप। आप इस पर कोड भी यूज कर सकते हो Y48 जो आपको मदद करेगी टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। कहाँ पे मिलेगी, कैसे मिलेगी, वो मैं आपको बता देती हूँ। देखो यहाँ पे आपको जाना है करियर्स अड्डा की ऐप पर, ठीक है, यहाँ से चले जाओ, ये करियर्स अड्डा की ऐप है। जैसे ही आप करियर्स अड्डा की ऐप पर जाओगे, ऑल कोर्सेज पे चले जाना। ऑल कोर्सेज पे जैसे ही जाओगे, क्रैश कोर्स है आपके पास, क्रैश कोर्स में जाओगे आप तो नीचे आप ये देखो, ये देख रहे हो, ये लाइंस हैं। तो आई वुड सजेस्ट यू, वैसे तो लैंग्वेज जीएटी के साथ डोमेन्स अवेलेबल है, डोमेन्स की जरूरत हो तो ले लेना, और अगर नहीं है तो आप सिर्फ ये वाला भी ले सकते हो, दैट इज योर लैंग्वेज इन जीएटी, जिसमें आपको अप्रोक्सीमेटली 175 मार्क्स मिल जाएंगे एंड दिस विल हेल्प यू टू गेट बेनिफिट विद योर मैक्सिमम प्रिपरेशन। सो 575 रुपीज में आपको पूरा का पूरा अपना मॉक टेस्ट देने के लिए मिलेगा। इसमें आप जम करके अपना साइंटिफिक गेसिंग लगाइए और देखिए कि आप कैसे अपने मार्क्स को इंक्रीज कर पा रहे हैं। बिलीव मी, दिस टेक्निक इज यूज्ड बाय ऑल दी स्टूडेंट्स हु गो फॉर द स्मार्ट प्रिपरेशन, दिस इज वन ऑफ देम। तो जाओ और जाकर के खुद को भी स्मार्ट बनाओ, ताकि कोई आपको ये ना कह पाए कि लास्ट मोमेंट पे पूरी जिंदगी गधे की तरह पढ़ा और लास्ट मोमेंट पे अपना पेपर बेकार करके आ गया, ठीक है। ऑल द बेस्ट, मेहनत करो। बाकी मुझे ये बताओ कि आपको ये वीडियो कितनी हेल्पफुल लगी, और आप पहले तो ये अप्लाई करके आना और फिर उसके बाद भी मुझे बताना कि इसने आपको कितना हेल्प किया। ऑल द बेस्ट।